आज 9:52 पर PSLV C-23 का प्रक्षेपण सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से होने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के साथ श्रीहरिकोटा में हैं। प्रधानमंत्री बीती शाम ही श्रीहरिकोटा पहुंच गए थे। उनके साथ इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए कहा कि उनकी सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसरो वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस मौके पर मौजूद रहने से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ेगा। श्रीहरिकोटा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने स्पेस धवन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ घूमकर स्पेस सेंटर के बारे में जानकारी ली। एक बैठक में इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को स्पेस सेंटर और प्रक्षेपण के बारे में बताया। वैज्ञानिकों ने मोदी को PSLV C-23 के बारे में पूरी जानकारी दी। PSLV की उल्टी गिनती 28 जून को 8:52 पर शुरू हो चुकी है। 49 घंटे की उल्टी गिनती के बाद 9:52 पर PSLV प्रक्षेपण पर बढ़ चलेगा। इस प्रक्षेपण में वैज्ञानिक 4 देशों के 5 सैटेलाइट का पेलोड भेज रहे हैं। इनमें सबसे वजनी सैटेलाइट फ्रांस का SPOT-7 है, जिसका वजन 714 किलोग्राम है। इसके अलावा जर्मनी का 1, कनाडा के 2 और सिंगापुर का 1 सैटेलाइट PSLV C-23 के पेलोड में है। PSLV C-23 भारत का पहला पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण है। इस प्रक्षेपण में भारत का एक भी निजी सैटेलाइट नहीं है। इसरो 1999 से विदेशों के पेलोड अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिससे इसरो को भारी आमदनी होती है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का लोहा दुनिया ने माना है। PSLV के जरिए भारत ने सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है। विश्वसनीय तकनीक और सस्ते साधन की वजह से दुनिया भर के देशों ने कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत का रुख किया है। इससे पहले इसरो 19 देशों के 35 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सनातन धर्म और साईं के नाम पर छिड़ी बहस ने और तूल पकड़ लिया है। रविवार को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के कनखल वाले आश्रम में अखिल भारतीय साधु समाज की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस मुद्दे पर संत समाज शंकराचार्य के पक्ष में आ गया है। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदू मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति नहीं रखी जाएगी। इस मामले ने राजनीतिक रुख तब ले लिया जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान का विरोध किया। उमा ने शंकराचार्य से असहमति जताते हुए कहा कि वो भी साईं में अगाध श्रद्धा रखती हैं और भारत में हर किसी को अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करने का हक है। तो मैं तो साईं बाबा को बहुत और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार के अवतार माने गए हैं भगवान के, जिसमें एक नित्य, अनित्य, विशेष, अंश और पूर्ण, ये 5 अवतार होते हैं। तो ये अवतार तो कहीं भी होता है, किसी में भी होता है भगवान। उमा के इस बयान पर साईं भक्त बनाम शंकराचार्य के विवाद ने तूल पकड़ लिया। शंकराचार्य ने उमा भारती के लिए कहा कि वो हिंदू धर्म में साधु समाज का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उमा के गुरु भी उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि उमा के बयान से लगता है कि उनकी आस्था राम में नहीं रह गई है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा अधर में लटका है। आप सोचिए कि राम मंदिर बनाने के लिए उसने प्रयत्न किया था, तो क्यों उसको सफलता नहीं मिली? क्योंकि मुसलमान की भक्ति भीतर करती थी। मुसलमान की भक्ति जब तू कर रही है तो राम तेरे ऊपर प्रसन्न कैसे होगा? विवाद बढ़ता देखकर उमा भारती ने चिट्ठी लिखकर शंकराचार्य से इस मामले में उन्हें नहीं घसीटने की अपील की। उमा ने चिट्ठी में लिखा कि आगे से वो ऐसे किसी विवाद पर कुछ नहीं बोलेंगी, लिहाजा फिलहाल उन्हें इस मुद्दे से दूर रखा जाए। उनसे इस मुद्दे पर बोलकर गलती हुई है। हरिद्वार की बैठक में शंकराचार्य को उमा भारती की चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। बैठक में उमा भारती को संत समाज से बहिष्कार किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। संत समाज ने उमा की चिट्ठी को मानने से इनकार कर दिया। उमा भारती की चिट्ठी पर शंकराचार्य ने कहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, उन्हें साफ साफ बताना होगा कि वो राम भक्त हैं या साईं भक्त। उमा भारती ने कहा कि मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ। तो साईं बाबा तो मुसलमान था, जन्म से और कर्म से, दोनों से। तो जब आप उसकी पूजा कर रही हैं तो राम मंदिर, राम की भक्त आप कैसे हैं? विवाद गंगा स्नान को भी लेकर उठा था, इसलिए साईं भक्तों ने गंगा में साईं की मूर्ति सहित डुबकी लगाई। इस मामले में देश भर में साईं समर्थकों ने शंकराचार्य का विरोध किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप के दूसरे दिन बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी की बदौलत ही ये जीत पार्टी को नसीब हुई है। उन्होंने राजनीति की तुलना क्रिकेट से करते हुए कहा कि मोदी ने पहले ही टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारकर कांग्रेस को सरकार से बाहर कर दिया।
लालकृष्ण आडवाणी ने सांसदों से अपना अनुभव बांटा। उन्होंने कहा कि बार बार जीते रहने की कोशिश जरूरी है। आडवाणी ने सांसदों को कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए और सब लोगों के साथ सभ्यता का व्यवहार होना चाहिए। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप के दूसरे दिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ सीनियर बीजेपी नेता राम नाईक और संघ के नेता सुरेश सोनी ने भी सांसदों को राजनीतिक पाठ पढ़ाया। व्यापम घोटाले के आरोपी संघ नेता सुरेश सोनी के वर्कशॉप में आने को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर घमासान मचा है। राहुल गांधी को क्लीन चिट देने के लिए दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शास्त्री ने विवादित बयान दिया है। शास्त्री ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का पूरा प्रचार चुनाव जीतने के लिए था, फिर लोकतंत्र में होते हुए वो शासन क्यों नहीं करना चाहेंगे। थोड़ी ही देर बाद अनिल शास्त्री ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि कोई पार्टी कभी नहीं जीत सकती अगर उसका नेता शासन नहीं करना चाहे। राहुल गांधी बुद्धिमान है, वो इस बात को जानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल जी ने जब चुनाव प्रचार किया तो उनका सारा फोकस जो है वो चुनाव जीतने के लिए था, और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात गलत है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आना चाहते या वो शासन नहीं करना चाहते। भारतीयों के स्विस बैंकों में गुप्त खातों की जानकारी के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड सरकार को चिट्ठी लिखी है। भारत सरकार ने स्विस सरकार से भारतीय खाता धारकों के नाम सहित उनके खातों में जमा रकम का भी ब्यौरा मांगा है। काले धन पर कार्रवाई के लिए मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते स्विस अधिकारियों को चिट्ठी लिखने की बात कही थी। स्विट्जरलैंड ने भी भारत सरकार को अपनी तरफ से मदद का पूरा भरोसा दिया था। फिलहाल काले धन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में बनी एसआईटी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह को रविवार को आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। शाह को देखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने बताया कि शाह की हालत खतरे से बाहर है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी फीस बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने अजीब दलील दी है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास 5 रुपए छुट्टे नहीं होते, इसलिए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की फीस बढ़ाकर 10 रुपए की गई है। पत्रकारों ने जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो जियानी ने पत्रकारों को ही कहा कि आपकी ही जेब में 5 रुपए हैं तो दिखाओ। ओपीडी फीस 5 रुपए तो 10 रुपए की है कि तुसी नहीं एक गल सुनो मैडम 5 रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 रुपए खुले है सुनो मेरी गल मैं एक गल सुन एक थोड़ी गल सुन लो मेरी गरीब ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ गरीब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। रविवार को चांद के दीदार के साथ रमजान के पावन माह का आगाज हो गया। आज पहला रोजा है। रविवार को चांद देखने के साथ ही मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रविवार को रमजान के पहले रोजे पर मस्जिदों में रविवार रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक विशेष तरावीह की नमाज अदा की। इसके अलावा राजधानी की बाजारों समेत देश भर के बाजारों में जरूरत की चीजें खरीदारी करते लोग नजर आए। रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। हम खड़े हुए दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में। मेरे पीछे की तरफ ये जो अजीमुशान बिल्डिंग दिख रही है ये मरकज़ है, जहाँ देश भर से अलग अलग जगहों से जो जमात के लोग आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं और यहाँ से जो है अलग अलग जगह जमात लेकर जाते हैं। निज़ामुद्दीन का ये जो पूरा इलाका है आमतौर पर हमेशा ही गुलजार रहता है, लेकिन रमज़ान के इस महीने में ख़ास तौर पर जो बाज़ारों की रौनक है वो और बढ़ जाती है, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, लोग इबादत में लग जाते हैं। चाँद देखा जा चुका है और उसके चाँद देखने के बाद जो इशा की नमाज़ होती है, रात की जो आखिरी नमाज होती है, उसके साथ ही तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग, शायद ये सभी लोग जो हैं भैया तरावी की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में। कहाँ से आए हैं? यूपी महोबा। महोबा से आए, अब यहीं पढ़ेंगे पूरी नमाज? जी हाँ। रमजान का महीना शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चांद दिखने के बाद आज पहला रोजा है। महीने भर तक चलने वाले रमजान में धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली ने भी लोगों से रोजा रखकर देश की तरक्की के लिए दुआ करने की अपील की। रविवार को पूरे देश में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भक्तों में जोश नजर आया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का तांता लग गया। अहमदाबाद में भी पूरे धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी रथ यात्रा में शामिल हुई। आनंदीबेन पटेल ने परंपरा के अनुसार जगन्नाथ के दर पर सोने के झाड़ू से सफाई की।
कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की सवारी में भक्तों का उत्साह नजर आया। आज श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था अमरनाथ में दर्शन करेगा। दूसरे जत्थे में करीब 10,000 यात्री रविवार सुबह बालटाल से अमरनाथ के लिए रवाना हुए। सभी श्रद्धालु यात्रियों के लिए रास्ते में कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान रविवार को हादसा भी हुआ। पवित्र गुफा के नजदीक एक पत्थर गिर जाने से 2 लोग उसकी चपेट में आकर मारे गए। मरने वाले श्रद्धालुओं में एक वाराणसी का रहने वाला सुरेश यादव, दूसरा भटिंडा का तारा सिंह बताया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में मेक्सिको को नीदरलैंड ने 2-1 से हरा दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में असफल रहीं, लेकिन 48वें मिनट में सांतोष के गोल की मदद से मेक्सिको ने 1-0 की बढ़त बना ली। फुल टाइम पूरा होने के कगार पर था कि देखते देखते मैच पलट गया। मैच के 88वें मिनट में श्नाइडर ने गोल कर नीदरलैंड्स को 1-1 से बराबरी दिलाई। इसके बाद 6 मिनट के इंजरी टाइम में नीदरलैंड्स के हंटलार ने पेनाल्टी को गोल में तब्दील करके अपनी टीम को 2-1 से जीत दिला दी। इस तरह ब्राजील और कोलंबिया के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नीदरलैंड्स तीसरी टीम बन गई है। कोस्टा रिका ने ग्रीस को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। कोस्टा रिका के कप्तान ब्रायन रूइज ने मैच के 52वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई थी। निर्धारित समय खत्म होने के कुछ क्षण पहले सोक्रेटिस ने ग्रीस को बराबरी पर ला दिया। एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। पेनाल्टी शूटआउट में कोस्टा रिका के गोलकीपर नवाज ने शानदार गोल बचाकर अपनी टीम को पहली बार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। आज का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच फ्रांस और नाइजीरिया के बीच खेला जाएगा। फ्रांस की टीम ने अपने ग्रुप को टॉप किया था और वो नाइजीरिया को हराने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। दूसरी ओर नाइजीरिया 1994 और 1998 में अंतिम 16 में पहुंची थी, लेकिन दोनों बार आगे बढ़ने में नाकाम रही थी। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे फ्रांस के फॉरवर्ड करीम बेंजेमा पर सभी की नजरें टिकी हैं। बेंजेमा ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 3 गोल दागे हैं। सोमवार देर रात दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा जर्मनी और अल्जीरिया के बीच। मैच में सभी की निगाहें जर्मनी के स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोजे और टूर्नामेंट में 4 गोल दाग चुके थॉमस मुलर पर होंगी। चौथी बार विश्व कप खेल रही अल्जीरिया पहली बार दूसरे दौर में पहुंची है और जर्मनी को कड़ी टक्कर देने का मादा रखती है। अल्जीरिया ने पहले राउंड में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 4 गोल किए थे और स्टार स्ट्राइकर इस्लाम स्लिमानी से इस बार भी काफी उम्मीदें होंगी। इस बार सीजन इंडियन ग्रां प्री के बाद साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज खिताब पर भी अपना कब्जा कर लिया है। साइना ने 43 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में स्पेन की कैरोलिना मारिन को 21-18, 21-11 से मात दी। पहली गेम में मारिन ने साइना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 21-18 से जीतने के बाद स्टार भारतीय खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दूसरा सेट और मैच आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। 2012 में डेनमार्क ओपन जीतने के बाद साइना का ये पहला सुपर सीरीज खिताब है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 9 जुलाई से खेला जाएगा और उससे पहले द्रविड़ टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई ने उम्मीद जताई है कि 3 शतकों की मदद से 2011 इंग्लैंड दौरे पर 461 रन बनाने वाले द्रविड़ का अनुभव धोनी की टीम के लिए काफी अहम रहेगा। मौजूदा दौरे पर भारत का दूसरा और आखिरी अभ्यास मैच 1 से 3 जुलाई के बीच डर्बीशायर के खिलाफ होगा।